वेलकम टू अनदर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक से इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कायरलिटी। ठीक है, तो कायरलिटी का डेफिनेशन क्या है? ए स्ट्रक्चर मीन्स या ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी कायरल, जिसको हम क्या कहेंगे, कायरल कहेंगे। यानी कायरल जो है एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी कायरल हो सकता है, या कोई कंपाउंड भी क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को, मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को कायरल हम कब कहेंगे? जब if it's not superimposable on its mirror image, यानी जब वो मॉलिक्यूल अपने ही मिरर इमेज पे क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, या वो ऑब्जेक्ट जो अपने ही क्या मिरर इमेज पे क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म आ जाता है सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल हम कब कहेंगे? देखो, मैं हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, राइट हैंड रख दिया। देखो, अगर मैंने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख दिया तो मेरा जो ये है फिंगर सब जो है एक दूसरे के क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर आ रहा है, थंब मेरा थंब के ऊपर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल यानी एक सेम चीज एक दूसरे के ऊपर आना, यानी थंब के ऊपर थंब आ रहा है और इंडेक्स फिंगर के ऊपर इंडेक्स आ रहा है। दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, देखिए ये मेरा राइट हैंड है, मेरा हैंड जो है ये कायरल है, मेरा हैंड क्या है, कायरल है। क्यों कायरल है? अब देखो, ये मेरा हैंड है, हैंड का अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करने जाऊं, राइट हैंड का अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करने जाऊं तो ये मेरा मिरर इमेज होगा लेफ्ट हैंड। तो अगर मैं इस लेफ्ट हैंड के आगे मिरर रखूंगा तो यहाँ मिरर में क्या आएगा, एक इमेज आएगा, किसका, लेफ्ट हैंड का। तो वो इसके इस मेरे इस राइट हैंड के क्या होगा, जैसे ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हैंड, ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। तो ये हैंड सुपर इम्पोजिबल अगर इसके ऊपर होता है दैट मीन्स ये कायरल नहीं है। लेकिन अगर ये हैंड इसके ऊपर अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है दैट मीन्स माई हैंड इज कायरल। तो इस हैंड को अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा, देखो, तो देखो आपको थंब नजर आ रहा है, थंब थंब के ऊपर नहीं है, या इंडेक्स फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर के ऊपर नहीं है, दैट मीन्स बोथ माय हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स हैंड जो है क्या है, कायरल है। ठीक है, तो कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? जब मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो जो मिरर इमेज जो होगा वो अगर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर रखेंगे तो अगर वो दोनों मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ओरिजिनल मॉलिक्यूल अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, उस मॉलिक्यूल को हम कायरल कहेंगे। ठीक, सच ए स्ट्रक्चर डस नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कायरल है तो कायरल कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में क्या करे, डिवाइड करे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो वाला ऑब्जेक्ट कायरल नहीं होगा। हैंड देखिए, हैंड में से अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करूँ, यहाँ से प्लेन ड्रॉ करूँ, क्या ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस हाफ में मेरे पास थंब है, इस हाफ में इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, तो इस हैंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। या अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करूँ तो ऊपर फिंगर्स हो जाएंगे, नीचे पाम हो जाएगा। तो हैंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए हैंड क्या हो गया, कायरल हो गया। अब मैं अपने बॉडी कंसिडर करता हूँ, आप बॉडी को कंसिडर करो, यानी बाहर जब हम देखेंगे, अगर मैं बॉडी के बीच में से एक प्लेन पार्ट पास करूं तो मेरा बॉडी जो है दो इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
नोज भी डिवाइड हो गया, आई भी डिवाइड हो गया, माउथ भी, चिन भी, सब डिवाइड हो गया ना, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स बॉडी जो अगर आप आउटर से देखोगे तो ये आउटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नॉन कायरल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मेरे बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऑर्गन्स को कंसिडर करूं, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को कंसिडर करूं, तो बॉडी जो है में जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? हार्ट एक साइड में होगा, हार्ट दूसरे साइड में नहीं होगा। तो बॉडी के ऑर्गन्स को कंसिडर करूंगा तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी एक ऐसा प्लेन नहीं है जो बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम करे। लेकिन अगर मैं ये सच जो फिजिकल अपीयरेंस बॉडी का क्या करूं, कंसिडर करूं, तो यहां से अगर मैं एक प्लेन पास करूंगा तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं है या ऑब्जेक्ट कायरल नहीं है। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल दोनों कायरल है। ठीक है, तो दो कॉमन जो फ्यूचर होता है किसी भी कम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसकी वजह से उस कंपाउंड में क्या आ जाता है, कायरलिटी आ जाता है। यानी वो कॉमन फ्यूचर जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा, कायरलिटी आएगा, वो कॉमन फ्यूचर है एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप के साथ अगर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो वो वाला मॉलिक्यूल जो होगा हमेशा कायरल होगा। वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। यानी वो कॉमन फ्यूचर जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ जाता है, कायरलिटी आ जाता है, वो एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ा हुआ है। तो अगर कार्बन है, कार्बन के साथ अगर चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ए बी सी डी, तो ये वाला कार्बन कंपाउंड जो है हमेशा क्या होगा, कायरल होगा। देखिए इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, सी हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड का क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन करो ठीक से। अब मैं इस कंपाउंड को उठा देता हूँ, बोर्ड से उठा रहा हूँ, रियलिटी में तो उठेगा तो नहीं, लेकिन इसको बोर्ड से उठाओ। इमेजिन करो अपने माइंड में कि मैंने इसको बोर्ड से उठाया, मैंने इसको बोर्ड से उठाने के बाद इसके ऊपर रख दिया। इमेजिन करो अपने माइंड में, मैंने इस मॉलिक्यूल को उठाया, उठाने के बाद इसके ऊपर रख दिया। तो अगर मैं उठाने के बाद इसके ऊपर रखूंगा तो कार्बन के ऊपर ये कार्बन आ जाएगा, ए के ऊपर ए आ जाएगा। लेकिन यहां देखो डी के ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी के ऊपर सी आ गया, लेकिन बी के ऊपर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। कार्बन कार्बन पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन डी के ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के ऊपर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। दैट मीन्स ये जो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है, नॉट सुपर इम्पोजिबल, नॉट सुपर इम्पोजिबल। सच स्ट्रक्चर, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कायरल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरलिटी कब आएगी, जब एक कार्बन जो है चार अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, और अगर कार्बन जो है दो सेम ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और दो डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कंपाउंड कायरल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई, उस कंपाउंड में कोई ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री जरूर होगा। और सिमेट्रिकल एलिमेंट्स मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, ए कायरल कर देता है। यानी वो मॉलिक्यूल जो कायरल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, ए कायरल बोलेंगे। अब जो कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या है, अटैच है, उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, या हम कहते हैं कायरल कहेंगे या एसिमेट्रिक।
या क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे, या हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। यानी वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप की वजह से जुड़ा होगा, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, या एसिमेट्रिक सेंटर, या स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होगा वो उसमें कायरलिटी आ जाएगी। जब क्या होगा, मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होगा। तो मॉलिक्यूल का कायरल सेंटर का मतलब क्या है, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। देखो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन। कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। इस साइड से जुड़ा हुआ है CH2 CH3। ठीक, मैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। टुवर्ड्स द वीवर हाइड्रोजन है एंड अवे फ्रॉम द वीवर क्लोरीन। ठीक है, अब मैं इसका क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मिरर इमेज ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो कार्बन है, कार्बन के साथ CH3, अवे फ्रॉम द वीवर क्लोरीन, टुवर्ड्स द वीवर हाइड्रोजन, एंड प्लेन में क्या है, CH2 CH3। क्या ये कार्बन कायरल है? यस, ये कार्बन कायरल है, क्योंकि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक कंपाउंड हो गया, ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो कार्बन कार्बन के ऊपर आ जाएगा, CH3 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस साइड क्या है, राइट साइड में क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन है। लेकिन जब ये इसके ऊपर रखेंगे तो राइट साइड में क्या है, C2H5। इसी तरह यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, CH2 CH3 है। लेकिन इस केस में लेफ्ट साइड में क्या है, Cl और H। तो दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज ए कायरल कंपाउंड। ये दोनों क्या है, कायरल कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, वो कार्बन एटम क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड भी होते हैं जिसमें कार्बन जो है कायरल तो होता है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है वो कायरल नहीं होता, उसमें कायरलिटी नहीं होती। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने यहाँ फिशर प्रोजेक्शन लिखा है, किसका फिशर प्रोजेक्शन है, 1 2 3 4 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन का। तो अगर मैं 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इस बीच से, ये देखो यहाँ से अगर मैं प्लेन पास करूं, एक प्लेन अगर पास करूं, तो ये प्लेन जो है इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है। ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे वाले पार्ट का क्या है, मिरर इमेज। अगर यहाँ पे मैं एक मिरर रख देता तो ये नीचे वाले का ये वाला जो है क्या है, मिरर इमेज है। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो इस कंपाउंड में कायरलिटी नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। इस टाइप ऑफ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा और एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियोआइसोमर्स या स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म का जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो क्या कहते हो, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म्स हैं जो आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा।
ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर भी एक टाइप ऑफ क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। तो जब भी आप आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखते हो, एक स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, एक स्टेटमेंट हमेशा सबके केस में सेम होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, फिर उसके बाद हर आइसोम डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के लिए बढ़ के आगे डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह स्टीरियो आइसोमर्स में का भी सेम क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यानी मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड है सेम कनेक्टिविटी, यानी स्टीरियो आइसोमर्स उस मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, लेकिन सेम क्या भी होना चाहिए, कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। यहां देखिए मैंने दो कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, एक आयोडीन है। इसी तरह इसमें भी एक कार्बन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है। दैट मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कनेक्टिविटी भी सेम है। देखिए ये कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ और फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टीरियो आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम क्या होगा, कनेक्टिविटी होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, फिर डिफरेंट होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहेंगे, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन स्पेस में एटम का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। देखिए यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम था, कनेक्टिविटी भी सेम था, सिर्फ फर्क क्या है इन दोनों में, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। देखिए इस आइसोमर में आयोडीन टुवर्ड्स द वीवर है, फ्लोरीन अवे फ्रॉम द वीवर है, लेकिन दूसरे आइसोमर में फ्लोरीन टुवर्ड्स द वीवर है और आयोडीन अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है। इस कंपाउंड में आयोडीन टुवर्ड्स द वीवर, इसमें अवे फ्रॉम द वीवर। इस कंपाउंड में फ्लोरीन अवे फ्रॉम द वीवर, इस कंपाउंड में फ्लोरीन टुवर्ड्स द वीवर। सिर्फ फर्क क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट किस में, स्पेस में। सच कंपाउंड्स और कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर हो गया। अब हम एक यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, कैन कंपाउंड्स बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड अबाउट सिंगल बॉन्ड। क्या ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उन दो जो स्टीरियो आइसोमर्स है उनको हम एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय क्या, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर या यस होगा या नो होगा। अगर आप एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, सच स्टीरियो आइसोमर्स और कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स को, कंपाउंड्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, सच कंपाउंड्स और कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था, कॉन्फिगरेशनल जो कंपाउंड होगा एक दूसरे में आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इंटर कन्वर्ट रोटेशन से नहीं कर सकते हो। इंटर कन्वर्ट करने के लिए आपको ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये है कि कैन कंपाउंड इंटर कन्वर्ट बाय रोटेशन अराउंड अबाउट सिंगल बॉन्ड। यस, अगर यस है तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप इंटर कन्वर्ट कंपाउंड्स को नहीं कर सकते हो बाय रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में भी हम एक सवाल पूछते हैं, इज द आइसोमर एट डबल बॉन्ड, क्या जो आइसोमेरिज्म है, क्या जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा, स्टीरियो आइसोमर्स हमने क्या डेफिनेशन दिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी, एंड क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। क्या जो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम का स्पेस में वो अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे है। अगर है तो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, जब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस होगा बट अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसका एग्जाम्पल है सिस एंड ट्रांस। ठीक है, अगर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म अलोंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में फिर से एक हम सवाल ये पूछते हैं, आर कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, क्या ये जो दो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोज तो हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। तो अगर दो कंपाउंड्स एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। ठीक है, और दो कंपाउंड जो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अगर दो कंपाउंड एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है लेकिन एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, तब उस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर्स बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है, वो तो कायरलिटी का क्या हो गया, डेफिनेशन था ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, ये है स्टीरियो आइसोमर को इस तरह के से हम डिफरेंट आइसोमर्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में सारे हैं, कॉन्फॉर्मेशनल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशनल का जो टाइप है ज्योमेट्रिकल भी है हमारे सिलेबस में, ऑप्टिकल भी है, फिर हमें एनेंटियोमर्स भी पढ़ना है और डायस्टीरियोमर्स भी पढ़ना है। तो कॉन्फॉर्मेशनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम किस से शुरू करेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल का भी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब हम किस से शुरू करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से शुरू करेंगे। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, आइसोमर विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये तो जनरल लाइन है हर आइसोमेरिज्म के लिए। but differ in the relative arrangement of atom in space along carbon carbon double bond। लेकिन फर्क क्या होगा कि जो एटम का अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होगा दोनों आइसोमर्स में along कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस दोनों आइसोमर्स में अलग अलग, दोनों आइसोमर्स में अलग अलग है, उस सच आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और अगर इस कार्बन के साथ में CH3 अटैच करूं, इस कार्बन के साथ भी CH3 H, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है तो
ब्यूटीन हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ब्यूटीन है। ठीक है, इसी तरह में इसमें इस कार्बन के साथ मिथाइल, इस कार्बन के साथ भी मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कंपाउंड भी क्या है, 2 ब्यूटीन है। अगर मैं इन दो आइसोमर्स को ध्यान से देखूं तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने जाऊं तो इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4। अगर हाइड्रोजन अगर काउंट करूं 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए इस टू ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है और दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड में है, लेकिन इस टू ब्यूटीन में दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट टू ईच अदर है और दोनों हाइड्रोजन जो है अपोजिट टू ईच अदर है। तो ये जो दो आइसोमर्स हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस along कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है। सच आइसोमर्स और कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो जहां पे सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे तो उसको हम सिस बोलते हैं, तो दिस कंपाउंड इज सिस 2 ब्यूटीन। और जहां पे दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, एंड दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये दोनों जो है एक क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसको कंपाउंड्स को फिलफिल करना पड़ेगा। कंपाउंड तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा जब तक उसमें ये दो नेसेसरी कंडीशन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है कि जो उस कंपाउंड में या उस आइसोमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जब तक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तब तक वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। यानी पहला कंडीशन ये है कि कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो एटम डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो दो ग्रुप्स के साथ अटैच है। वो किसके साथ, दो ग्रुप्स के साथ अटैच है। ये जो दो ग्रुप्स हैं ये क्या होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। यानी इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं ये दोनों ग्रुप्स क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप जुड़ा होगा फिर वो वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा भी तो। ठीक है, डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बन के साथ अगर दो सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा, जहां पे कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है वो टू डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं CH3 को हटा के यहाँ H कर देता हूँ तो ये कंपाउंड जो है अब ये क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपीन। तो प्रोपीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ दो सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो सेम ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए अगर दोनों CH3 सेम ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो सिस कहा, अगर अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस कहा। ठीक है,
और हमने ये भी कहा कि इस कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस कार्बन के साथ क्या हो, दो अलग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो और क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन के बजाय अगर क्या होगा, ब्रोमीन और क्या जुड़ा होगा, आयोडीन जुड़ा होगा, ठीक है, सच कंपाउंड विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसको ना मैं सिस कह पाऊंगा ना इसको मैं ट्रांस कह पाऊंगा। सिस हम कब कहते हैं, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड में हो, लेकिन इन दोनों कार्बन्स पे चार ग्रुप प्रेजेंट है और चारों का चारों क्या है, डिफरेंट है। तो सच कंपाउंड्स को हम नाम ना सिस दे सकते हैं ना ट्रांस दे सकते हैं। तो इनको हम कंपाउंड, इन कंपाउंड्स को हम नाम क्या देते हैं, इन कंपाउंड्स को हम नाम या ई देते हैं या जेड देते हैं, या ई आइसोमर कहेंगे या जेड आइसोमर कहेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ई एन जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक नोमेनक्लेचर है ना, नाम दे रहे हैं ना हम कंपाउंड को, तो ई एन जेड हम नाम कब देंगे, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या होगा, चार डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होंगे। अगर चार का चार ग्रुप डिफरेंट है तो ना हम इसको सिस नाम दे सकते हैं ना ट्रांस नाम दे सकते हैं। तो उस केस में हम क्या नाम देंगे, या ई आइसोमर या जेड आइसोमर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है क्या, ई एन जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ेंगे ई एन जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें दोनों कार्बन जो है चार, दोनों कार्बन दो अलग अलग ग्रुप के साथ तो जुड़ा होगा, टोटल जो चार ग्रुप्स हैं जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर चारों डिफरेंट होगा तो हम उसमें आइसोमर को या ई आइसोमर कहेंगे या जेड आइसोमर कहेंगे। तो हमें नाम देना है, या ई देना है या जेड देना है। तो नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर में हमेशा हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगा नाम असाइन करने के लिए। तो पहला जो रूल है ई एन जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में, ये रूल आर एन एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हम बाद में जाके पढ़ेंगे, वहां पे भी सेम यही फर्स्ट रूल है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला रूल है जो टू एटम और ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड के साथ जो दो डिफरेंट ग्रुप क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं इसको हाफ में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लाइन खींच देता हूँ हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। तो जो दोनों कार्बन जो दो अलग अलग किसके साथ, ग्रुप्स के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, assign a priority 1 or 2 based on atomic number, यानी इस कार्बन के साथ दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दो ग्रुप्स को मुझे क्या करना है, प्रायोरिटी असाइन करना है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दो ग्रुप्स को मुझे नंबरिंग करनी है 1 और 2, किस हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इस कार्बन के साथ भी दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी दो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है इनको मुझे नंबर असाइन करना है 1 और 2, और इस कार्बन के साथ भी जो अगर दो ग्रुप जुड़ा हुआ है इन दोनों को भी मुझे नंबर असाइन करना है क्या, 1 और 2। अब नंबरिंग किस हिसाब से देंगे, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नंबरिंग किसके हिसाब से, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम 1 असाइन करेंगे, और जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम होगा उसको हम 2 असाइन करेंगे। तो यहां देखो ये कार्बन जो है क्लोरीन और आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आयोडीन और क्लोरीन में हमें पता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो आयोडीन को मैं नंबर 1 दूंगा, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर चूंकि कम है आयोडीन के कंपैरिजन में, इसको मैं क्या दे दूंगा, नंबर 2 असाइन करूंगा। इसी तरह दूसरे कार्बन पे देखो, इन दोनों को 1 2 करना, इन दोनों को 1 2 करना है, ऐसा नहीं 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना। जिस इस कार्बन के साथ दो ग्रुप जुड़ा इन दोनों को 1 2 करना है,
और इस कार्बन के साथ दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इनको 1 2 असाइन करना है। यहाँ ब्रोमीन और फ्लोरीन है, तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो ब्रोमीन को हम 1 असाइन करेंगे और फ्लोरीन को हम क्या असाइन करेंगे, 2 असाइन करेंगे। तो पहला रूल है हमें नंबरिंग करना है, जो हमारा हो गया। अब दूसरा रूल क्या है, इफ द सेम प्योरिटी एटम ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड ऑन द सेम साइड, अगर सेम नंबरिंग वाला ग्रुप सेम साइड पे हो, अगर देखो सेम नंबरिंग वाला ग्रुप सेम साइड पे है ना, देखो सेम नंबरिंग वाला ग्रुप क्या है, सेम साइड में, 2 वाला एक साइड में, 1 वाला एक साइड में, then the configuration is designated as Z। अगर सेम नंबरिंग वाला ग्रुप अगर सेम साइड में हो, यानी सिस में हो, सिस में वाला क्या था, सेम ग्रुप सेम साइड में था ना, यहाँ पे सेम नंबर किस में है, सेम साइड में है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे, यानी Z आइसोमर बोलेंगे। एंड इफ द सेम प्योरिटी एटम्स, यानी सेम नंबर वाले अगर अपोजिट साइड पे होते, 2 यहाँ होता, 1 यहाँ होता, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लोरीन आयोडीन, ब्रोमीन फ्लोरीन, अब देखो ठीक है। अब नंबरिंग डालो, यहाँ पे देखो आयोडीन को 1 क्लोरीन को 2, यहाँ ब्रोमीन को 1 फ्लोरीन को 2। अब देखो सेम नंबरिंग वाले सेम प्योरिटी वाले ग्रुप क्या है, अब अपोजिट है, 1 1 अपोजिट है, 2 2 अपोजिट, यानी ट्रांस में है। तो इफ द सेम प्योरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, तो उस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, ई आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, नोमेनक्लेचर ई और ई एंड जेड हम कैसे असाइन करेंगे, पहले जो कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है उनको नंबरिंग 1 एंड 2 करना है, इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है उनको नंबरिंग 1 एंड 2 करना है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको 1, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको 2। और अगर सेम नंबर वाले ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है, जैसे इसमें 2 2 एक साइड में, 1 1 एक साइड में, तो वो मेरा Z आइसोमर हो जाएगा। और अगर सेम नंबर वाले ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो ई आइसोमर होगा। याद करने के लिए सिंपल सा जो ट्रिक मैं यूज करता हूं वो ये है कि सिस है ना, ये क्या है, सिस है, क्योंकि सेम नंबर वाले सेम साइड में है और सेम नंबर वाले सेम साइड में है ना, और डिफरेंट ये क्या है, ट्रांस है। तो सिस का स्पेलिंग क्या होता है, CIS। तो मैं S को किस से रिप्लेस करूंगा, एक S को मैं Z से रिप्लेस करूंगा, सिस। प्रोनाउंसिएशन सिस ही है, लेकिन S के जगह मैंने क्या कर दिया, Z कर दिया। तो अगर सिस होगा यानी दोनों सेम नंबर वाले ग्रुप सेम साइड में होंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा, Z होगा। और अगर ट्रांस है, सेम नंबरिंग वाला अपोजिट है, तो क्या है, E है। तो सिस SICI Z, तो Z कब होगा, जब सेम नंबरिंग वाले सेम साइड में होंगे। देखो इस आइसोमर में आप देखो, ट्राई करो, कार्बन के साथ H कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन के साथ क्लोरीन और CH3। अब देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि हाइड्रोजन का, कार्बन का ज्यादा है, तो 1 हाइड्रोजन का कम है, हाइड्रोजन का तो सबसे कम है पीरियोडिक, पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसको हम 2 लगाएंगे नंबरिंग। देखो इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि क्लोरीन का, क्लोरीन का ऑब्वियस सी बात है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो सेम प्योरिटी वाले ग्रुप सेम नंबर वाले ग्रुप कहाँ है, अपोजिट है एक दूसरे के कि सेम साइड में, अपोजिट है, 1 1 2 2। तो जब अपोजिट होगा तो कौन सा आइसोमर है, ई आइसोमर। ठीक है, चूंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है कि हमें ई एंड जेड नोमेनक्लेचर अप टू 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तक करना है, यानी ऐसे कंपाउंड में भी ई जेड नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है जिसमें 2 कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जहाँ पे 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका नोमेनक्लेचर लिखना, नाम लिखना है, तो पहले मैं इसका नाम लिखूंगा। तो नाम के लिए मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन।
6 कार्बन है, क्योंकि ये डाइईन है तो हेक्साडाइईन हो जाएगा, हेक्साडाइईन। डाइईन क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कौन कौन सा पोजीशन है? 2 और 4, तो 2,4 हेक्साडाइईन हो जाएगा, 2,4 हेक्साडाइईन हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसका क्या करूं, ई और जेड, अगर इन दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या करूं, असाइन करूं, तो इस कार्बन के साथ एक H है, एक CH3 है, तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 2 मिलेगा, कार्बन को 1 मिलेगा। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ कार्बन है, कार्बन को 1 मिलेगा, हाइड्रोजन को क्या मिलेगा, 2। तो दैट मींस अलोंग दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम ग्रुप सेम साइड में है, सेम नंबर वाले सेम साइड में, और सेम नंबर वाले सेम साइड में। तो सेम नंबर वाले सेम साइड में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, Z। तो Z कौन सा वाले का डबल बॉन्ड पे, जिस डबल बॉन्ड को मैंने क्या नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2Z, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो सेकंड पोजीशन पे, उसके अलोंग कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है, Z। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 कार्बन 1, तो सेम ग्रुप सेम साइड में। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे, उस पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिस है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड में, तो सिस होगा तो क्या होगा, जेड। जेड कौन से नंबर वाले कार्बन डबल बॉन्ड पे, चौथे वाले। तो इसका जो पूरा नाम होगा इस कंपाउंड का क्या होगा, 2Z4Z 2,4 हेक्साडाइईन। इसी तरह ये एग्जांपल देखो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, फिर से हेक्साडाइईन हो गया। अब देखो कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड फोर्थ पे, 2 4। अब देखो सेकंड वाले पोजीशन के डबल बॉन्ड का हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, 2 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 2 मिलना है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। सेम ग्रुप वाले अपोजिट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ई कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि सेम नंबर वाले अपोजिट में है। इसी तरह फोर्थ पोजीशन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये कार्बन 1 होगा, ये कार्बन क्या होगा, 1 होगा, तो सेम नंबरिंग वाले अपोजिट टू ईच अदर है, तो फोर्थ पोजीशन पे भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ई कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2E4E24 हेक्साडाइईन। और आपका होमवर्क ये है, ऐसा एक कंपाउंड बनाना है जहां पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन ई हो और दूसरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, जेड हो। देखो यहाँ दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन जेड है, जहां दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई है। हमारे पास एक ऐसा एक कंपाउंड भी होगा हेक्साडाइईन, जहां पे क्या होगा, 2Z होगा, 4E होगा, और चौथा भी कंपाउंड होगा जहां पे 2E होगा और 4Z होगा। दो और इसके स्टीरियो आइसोमर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। That's all for today's class. See you in the next class. Thank you.